वेलकम बैक टू द वन शॉट रिवीजन ऑफ चैप्टर कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी हमारे कैलकुलस में काफ़ी इंपॉर्टेंस रखता है क्योंकि कंटिन्यूटी से रिलेटेड आगे डिफरेंशियबिलिटी आता है, डेरिवेटिव आता है, फंक्शंस का नॉलेज थोड़ा बहुत हमें होना चाहिए तो कंटिन्यूटी आपको एकदम से समझ आएगा। हम थोड़ा उसी अप्रोच से इसको लेके चलेंगे। अगर मैं सिर्फ सीबीएसई की बात करूं तो डायरेक्ट क्वेश्चन एनसीईआरटी से उठ के नहीं आते हैं, अब कंसेप्ट से क्वेश्चन बनने लगे हैं, तो थोड़ा बहुत ग्राफिकल नॉलेज भी चलेगा। ठीक है, तो सब चीजें हम यहाँ पे डिटेल में डिस्कस करेंगे एकदम 2023 22 23 के पीवाई प्रीवियस ईयर भी, और सारी कंप्लीट थ्योरी और जितना भी कंटेंट कंटिन्यूटी में, और थोड़ा बहुत कॉम्पिटिटिव क्लासेस वाला भी मैं यहाँ पे आपको करवाने वाला हूँ क्योंकि अब वो थोड़ा सा कॉम्पिटेंसी बेस्ड पेपर लेके जा रहे हैं सीबीएसई वाले अकॉर्डिंग टू प्रैक्टिस पेपर। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं कंटिन्यूटी। सबसे पहले हमें डेफिनेशन पता होना चाहिए। अगर मैं आपसे नॉर्मल पूछूं व्हाट इज कंटिन्यूटी तो आप क्या बताओगे? अगर इसको मैथमेटिकली ना पढ़ा जाए तो कंटिन्यूटी का मतलब ये होता है जो चीज कंटिन्यूसली हो रही होती है। जैसे कि किसी फंक्शन का ग्राफ अगर हम बिना पेन उठाए बना सकते हैं तो देन दैट फंक्शन इज सेड टू बी अ कंटिन्यूअस फंक्शन। तो यहीं से हम लिखना स्टार्ट करेंगे, फिर इसको मैथमेटिकली समझेंगे। अब फंक्शन, पहली बात तो कंटिन्यूटी किसी फंक्शन का ही होता है। अब फंक्शन y इक्वल्स टू एफ एक्स, कोई भी फंक्शन y इक्वल्स टू एफ एक्स इज सेड टू बी कंटिन्यूअस, इज सेड टू बी कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस बोला जा सकता है इफ its graph can be drawn without lifting pen, without lifting pen। ये है बिल्कुल बेसिक डेफिनेशन, विदाउट लिफ्टिंग पेन। ग्राफ में कोई भी ब्रेक नहीं होना चाहिए। कंटिन्यूटी का अगर मैं दो वर्ड में बात करूं ना तो कंटिन्यूटी का सिंपल मतलब होता है नो ब्रेक। ग्राफ के अंदर कोई भी ब्रेक नहीं होना चाहिए, कोई भी गड्ढा नहीं होना चाहिए, तो उसको हम कहते हैं कंटिन्यूअस ग्राफ। अब ये कंटिन्यूटी कई तरह की हो सकती है, मतलब डिसकंटिन्यूटी की अगर मैं बात करूं तो डिसकंटिन्यूटी क्या बनेगा भाई? जिस ग्राफ में कंटिन्यूटी ना हो, कोई ब्रेक हो, कोई ऐसा पॉइंट हो जहां पे वैल्यू ही अवेलेबल नहीं है, तो उसको डिसकंटिन्यूटी कहते हैं। ठीक है, उस पर भी हम डिस्कस करेंगे। तो मैथमेटिकली इसको कैसे डिफाइन करें फिर? देखो, कंटिन्यूटी के लिए जरूरी होता है कि फंक्शन का लिमिट एग्जिस्ट करना चाहिए, और लिमिट एग्जिस्ट कब करता है? जब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों सेम होते हैं। ठीक है, तो ये तो थी बात वैसे नॉर्मल डेफिनेशन। y इक्वल्स टू एफ एक्स इज सेड टू बी कंटिन्यूअस इफ इट्स ग्राफ कैन बी ड्रॉ विदाउट लिफ्टिंग पेन। एक दो एग्जांपल समझते हैं। जैसे कि सबसे बड़ी एग्जांपल है इसको समझने के लिए कि साइन एक्स। अगर आप y इक्वल्स टू एफ एक्स इक्वल्स टू साइन एक्स का ग्राफ देखते हो बेटा, तो वो इस तरह से एक कर्व होता है। ये साइन एक्स का ग्राफ है। एंड y इक्वल्स टू कोस एक्स, ये भी कंटिन्यूअस फंक्शन होता है। कंटिन्यूअस एवरीवेयर, वट एवर एक्स यू टेक, सारी जगह कंटिन्यूअस होता है कोस, और सारी जगह ही कंटिन्यूअस होता है साइन एक्स। ये दो एग्जांपल इंपॉर्टेंट है कंटिन्यूअस फंक्शन के। साइन एक्स एंड कोस एक्स आर कंटिन्यूअस एवरीवेयर। आप चाहे जो मर्जी एक्स ले लो, यहाँ पे ये हर जगह कंटिन्यूअस होते हैं। उसके बाद जैसे कि एक और बहुत फेमस एग्जांपल है मोड एक्स। इसका तो क्वेश्चन 22-23 बोर्ड्स में पूछा भी गया है कि मोड एक्स की कंटिन्यूटी डिस्कस करो। अगर आप देखोगे तो मोड एक्स भी हर जगह कंटिन्यूअस होता है। ये ऐसा वी टाइप इसका ग्राफ होता है। यही अगर ग्राफ ऐसा हो जाए मोड ऑफ एक्स माइनस 3, मैंने बोला हम थोड़ा सा ग्राफिकल की तरफ भी चलेंगे, तो ये जो ग्राफ है ये 3 पे शिफ्ट हो जाएगा। देखो ये अंदर वाला जहां 0 होता है वहां से शुरू करना अपने ग्राफ को। तो ये एक्स इक्वल्स टू 3 है, तो 3 पे ये ऐसे चला जाएगा। तो ये जो ग्राफ है मॉडुलस फंक्शन एक्स माइनस 3, ये भी कंटिन्यूअस ग्राफ है। मोड के अंदर 2 मॉडुलस आ जाए या 3 मॉडुलस आ जाए, हमेशा आप बोल देना कि ये कंटिन्यूअस एवरीवेयर होता है। देखो अगर आपके सामने ऐसे भी लिखा है ना बेटा, मैं डिफरेंशियबिलिटी की बात नहीं कर रहा अभी, सिर्फ कंटिन्यूटी की बात कर रहा हूं। जितने मर्जी मॉडुलस आ जाए, जितने मर्जी मॉडुलस आ जाए, आप सीबीएसई लेवल पे भी इसको हमेशा क्या बोलोगे? कंटिन्यूअस फॉर एवरी रियल। इट इज कंटिन्यूअस एवरीवेयर, एवरीवेयर या फिर एवरी रियल नंबर, एवरी एक्स, हर एक्स के लिए कंटिन्यूअस होता है। जितनी मर्जी लंबी मॉडुलस वाली लाइन हो, चाहे उसमें एक मॉडुलस हो, चाहे 2 हो, चाहे 3 हो। लेकिन अगर ये न्यूमरेटर में है तो डिनोमिनेटर में होगा, तो जहां डिफाइंड नहीं होगा वहां कंटिन्यूअस नहीं होगा। ठीक है, ये सब बातें हम डिटेल में भी डिस्कस करेंगे। एक आधा एग्जांपल और देखते हैं कंटिन्यूटी का। और कौन सा फंक्शन है आपकी नजर में जो कंटिन्यूअस है? मॉडुलस इज कंटिन्यूअस एवरीवेयर, साइन कोस आर कंटिन्यूअस एवरीवेयर। जैसे e टू द पावर x, y इक्वल्स टू e टू द पावर x का अगर आप ग्राफ देखोगे तो ऐसा ग्राफ होता है बेटा। सो इट इज ऑल्सो कंटिन्यूअस एवरीवेयर, e टू द पावर x। एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ऐसे ग्राफ बनेगा। अच्छा, नंबर 4 पॉइंट देखना, y इक्वल्स टू ln x।
देखो जहां पे डिफाइंड है वहां पे कंटिन्यूअस डेफिनेटली होगा। ये तभी डिफाइंड होता है जब x ग्रेटर देन 0 होता है, और जो इसका बेस है, बेस वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए और नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए। लोग का जो बेस है, अगर y इक्वल्स टू आपके सामने लोग फंक्शन है तो बेस 0 से बड़ा होना चाहिए, 1 नहीं होना चाहिए, और जो नंबर x है 0 से ग्रेटर होना चाहिए। अगर ऐसा हो रहा है तो इट इज कंटिन्यूअस एवरीवेयर। और ये लोग का ग्राफ होता है, लोग का जो ग्राफ होता है वो कुछ ऐसे बनेगा, ठीक है। तो ये मैंने कुछ कंटिन्यूअस फंक्शन के आपको एग्जांपल दिए। मॉडुलस एक्स, एक्सपोनेंशियल, लोग एक्स। लोग एक्स अपनी डोमेन में कंटिन्यूअस होता है बेटा, जहां पे एक्स डिफाइंड होगा यानी एक्स 0 से बड़ा होगा तो ही लोग डिफाइंड होता है, जब एक्स 0 से बड़ा होगा तो ही लोग डिफाइंड होगा, और लोग डिफाइंड होगा तो वहां पे कंटिन्यूअस डेफिनेटली होगा, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं, ये था डेफिनेशन कंटिन्यूटी का। मैथमेटिकली कंटिन्यूटी कैसे प्रूव करें? मैथमेटिकली व्हाट इज द फॉर्मूला टू प्रूव कंटिन्यूटी? तो कंटिन्यूटी एट अ पॉइंट, हमारा अगला पॉइंट बनेगा कंटिन्यूटी एट अ पॉइंट। किसी पॉइंट के ऊपर कोई फंक्शन कंटिन्यूअस कब होता है? लेट अस सपोज वी आर हैविंग y इक्वल्स टू एफ एक्स एनी फंक्शन, और x इक्वल्स टू a पे हम कंटिन्यूटी चेक कर रहे हैं। x इक्वल्स टू a पे कंटिन्यूटी चेक कर रहे हैं, तो कोई भी फंक्शन a पे कंटिन्यूअस कब होगा? ध्यान से समझना। अगर उसका लेफ्ट हैंड लिमिट एट x इक्वल्स टू a, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, और फंक्शन का वैल्यू a पे। देखो ये जो कंडीशन होता था, ये कंडीशन होता था लिमिट एग्जिस्ट करने का। किसी भी फंक्शन को कंटिन्यूअस होने के लिए उसका लिमिट एग्जिस्ट करना चाहिए और फंक्शन का वैल्यू उस पॉइंट पे तीनों बराबर होने चाहिए, देन अ फंक्शन इज सेड टू बी कंटिन्यूअस। लेफ्ट हैंड लिमिट का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? आप डायरेक्ट लगा सकते हो, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ a माइनस h, ये लेफ्ट हैंड लिमिट का फॉर्मूला होता है। राइट हैंड लिमिट का फॉर्मूला होता है लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ a प्लस h, और ये फंक्शन का वैल्यू a पे जो हम लिख रहे थे वो तो लिख ही रहे हैं। ये तीनों अगर इक्वल होंगे देन अ फंक्शन इज सेड टू बी कंटिन्यूअस। तीनों इक्वल होने जरूरी है। अगर दो इक्वल हो गए, इसके बराबर नहीं है, तो भी कंटिन्यूअस नहीं होगा। अगर ये दोनों ही अनइक्वल हो गए तो भी कंटिन्यूअस नहीं होगा। तो मतलब ये रीजंस ऑफ डिसकंटिन्यूटी भी हो सकते हैं, जो हमारा एक पर्टिकुलर टॉपिक भी मैं डिस्कस करूंगा। वैसे सीबीएसई में उसको जनरली डिस्कस नहीं करा जाता, रीजंस ऑफ डिसकंटिन्यूटी क्या क्या हो सकते हैं, लेकिन इसमें आने वाले टाइम में क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। तो पहले आप समझो कंटिन्यूटी एट अ पॉइंट क्या होता है। किसी पॉइंट के ऊपर कंटिन्यूटी कब होती है किसी फंक्शन की? जब उसका लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन का वैल्यू उस पॉइंट पे तीनों इक्वल होते हैं। इसका एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे कि मान लो मैं एग्जांपल लेता हूं मोड सिग्नम एक्स का। अभी तो ये डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है। कैसे डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है? अगर आप मोड सिग्नम एक्स का ग्राफ बनाएंगे बेटा तो वो ऐसा बनेगा, इस तरह से। जीरो पे अगर आप देखोगे तो जीरो पे वैल्यू इसका 0 होता है, 1 नहीं होता। बाकी सारी जगह इसका वैल्यू होता है 1। मोड सिग्नम एक्स का वैल्यू हर जगह कितना होता है? 1 होता है, लेकिन जीरो पे 1 नहीं होता, जीरो पे होता है 0, इसलिए डिसकंटिन्यूअस है। इसमें LHL और RHL तो दोनों बराबर है, LHL RHL दोनों ही 1 है, लेकिन फंक्शन का वैल्यू 0 पे 0 है। LHL RHL दोनों सेम है, लेकिन 0 पे फंक्शन का वैल्यू 0 आ रहा है, इसलिए ये मोड सिग्नम एक्स कैसा होता है? डिसकंटिन्यूअस फंक्शन होता है। सिग्नम एक्स भी डिसकंटिन्यूअस होता है। तो दिस इज कंटिन्यूटी एट अ पॉइंट। अब मैं कंटिन्यूटी एट अ पॉइंट का एक छोटा सा क्वेश्चन कराता हूं पहले आपको। अगर आप इसको देखेंगे, ये देखो 23 बोर्ड्स में पूछा गया क्वेश्चन है। पहले इससे भी आसान कंसिडर करता हूं मैं। मेरे ख्याल से स्टैंडर्ड लिमिट थोड़े बहुत आपको आते होंगे। चलो पहले तो ये देख लेते हैं, ये भी देखो। अभी अभी मैंने आपको बताया द फंक्शन एफ एक्स इक्वल्स टू मोड एक्स इज कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल एवरीवेयर। कंटिन्यूअस तो एवरीवेयर है ही। देखना बेटा ध्यान से, ये वाला क्वेश्चन 23 बोर्ड्स में पूछा गया, मोड एक्स से रिलेटेड और कुछ भी नहीं है। मान लो अगर कोई फंक्शन मोड एक्स है तो उसका ग्राफ ये है भाई। अगर किसी फंक्शन के ग्राफ में शार्प कॉर्नर आता है, डिफरेंशिएबिलिटी का डेफिनेशन बता रहा हूं दो पॉइंट में, सिर्फ 2 वर्ड में। अगर किसी फंक्शन में शार्प कॉर्नर आता है तो वहां पे वो फंक्शन होता है नॉन डिफरेंशिएबल। शार्प कॉर्नर देखो, डिफरेंशिएबिलिटी नो शार्प कॉर्नर, कंटिन्यूटी नो ब्रेक। इतनी सिंपल सी बात है। अगर आपको समझ आ जाए तो बड़ा बड़ा आसान है। देखो अब ध्यान से देखना, 0 पे मॉडुलस फंक्शन के अंदर क्या आता है? 0 पे मॉडुलस फंक्शन के अंदर क्या आता है बेटा? 0 पे आता है ये
शार्प कॉर्नर। तो जीरो के ऊपर मॉडुलस फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होता है, सॉरी कंटिन्यूअस तो एवरीवेयर है, नॉन डिफरेंशिएबल होता है। तो अब देखिए कौन सा ऑप्शन मैच होएगा, कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल एवरीवेयर। कंटिन्यूअस तो एवरीवेयर है लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं है। कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल नोवेयर, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। कंटिन्यूअस एवरीवेयर बट डिफरेंशिएबल एवरीवेयर एक्सेप्ट x इक्वल्स टू 0। जीरो पे नॉन डिफरेंशिएबल इसलिए था क्योंकि जीरो पे शार्प कॉर्नर था, तो इसका सी आंसर बनेगा। क्योंकि डी में क्या बोला, कंटिन्यूअस एवरीवेयर बट नॉट डिफरेंशिएबल नोवेयर। नोवेयर डिफरेंशिएबल नहीं है, ये सिर्फ जीरो पे डिफरेंशिएबल नहीं है, तो इसका आंसर था सी। तो ये सिंपल डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन था सिर्फ। ये क्वेश्चन भी देखते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा इफ द फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 0। सो ये भी कंटिन्यूटी एट अ पॉइंट के ऊपर डिपेंड है क्वेश्चन। कंटिन्यूटी एट अ पॉइंट, जीरो पे कंटिन्यूस दिया हुआ है। कंटिन्यूस कहां दिया हुआ बेटा, जीरो पे, और जीरो पे वैल्यू भी दिया हुआ 1। तो जीरो के लेफ्ट में और राइट में ये वाला डेफिनेशन है, जीरो के लेफ्ट में भी यही है, राइट में भी यही है, क्योंकि यहाँ पे x इज नॉट इक्वल्स टू 0 है। नॉट इक्वल्स टू 0 का मतलब है x या तो 0 से ग्रेटर है या x 0 से स्मॉलर है। 0 से बड़े और छोटे के लिए ये वाला वैल्यू है, अदरवाइज ये तो लिमिट का ही क्वेश्चन है, आप नॉट इक्वल टू 0 पे वो भी सोल्व कर सकते हो। 0 पे वैल्यू 1 दिया हुआ है, लैम्डा हमने यहाँ पे बताना है। फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा फॉर विच फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 0। सो अगर 0 पे कंटिन्यूअस है तो a 0 हो गया, इसलिए लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन का वैल्यू 0 पे तीनों होंगे इक्वल। आप कोई भी एक सोल्व कर लो। लेफ्ट हैंड लिमिट हमारा सोल्व होएगा, फॉर्मूला है लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ a माइनस h, और a कितना है इस बार, a 0 है, तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 0 माइनस h हो जाएगा। यानी जहां जहां x है वहां पे आपने 0 माइनस h रखना है, तो ये बन जाएगा साइन स्क्वायर लैम्डा 0 माइनस h, यानी माइनस h एंगल में है लेकिन ये, ठीक है। उल्टा ये तो अपने आप ऑटोमेटिक पॉजिटिव ही हो जाएगा क्योंकि साइन स्क्वायर है ये, डिवाइड में कितना x स्क्वायर यानी माइनस h का स्क्वायर, ठीक है। और लिमिट हमारा चला जाएगा h टेंडिंग टू 0। इसको मैं सीबीएसई वाले बिल्कुल पर्टिकुलर मेथड से करा रहा हूँ, अगर ये सब्जेक्टिव टाइप में भी आ जाए तो वैसे तो मुझे लगता है एमसीक्यू नहीं, 2 मार्क्स में आया हुआ है, फिर तो सोल्व भी करना है। अदरवाइज तो हम डायरेक्ट लिमिट भी सोल्व कर सकते हैं इस वाले की बस, बट कोई बात नहीं। ये हमारा आ रहा है लिमिट h टेंडिंग टू 0 साइन स्क्वायर लैम्डा h बाई एच स्क्वायर। ध्यान से देखना, अब इस पे एक स्टैंडर्ड लिमिट लगेगा, मैं स्टैंडर्ड लिमिट आपको अलग से बताने भी वाला हूं। x टेंडिंग टू 0 साइन x बाई एक्स, साइन x बाई एक्स का वैल्यू होता है 1, ये 1 होता है, और साइन fx बाई fx भी 1 ही होता है। अगर x की जगह कोई और वैल्यू आ जाए fx, तो fx नीचे होना चाहिए, और वो fx टेंडिंग टू 0 भी होना चाहिए x टेंडिंग टू 0 पे, ठीक है। ये हमने +1 क्लास में पढ़ा था। अब इसमें अगर आप देखोगे तो ये साइन स्क्वायर है और नीचे h स्क्वायर है, तो नीचे जो अगर साइन स्क्वायर आ जाए तो नीचे भी एंगल का स्क्वायर होना चाहिए, लेकिन एंगल अभी नीचे तो h स्क्वायर है, लैम्डा नहीं है उसके साथ, लैम्डा नहीं है तो लैम्डा ले आएंगे। देखो लिमिट h टेंडिंग टू 0, इसको आप ऐसे लिख सकते हो साइन स्क्वायर लैम्डा h बाय में लैम्डा स्क्वायर h स्क्वायर और इनटू में लैम्डा स्क्वायर। तो बेसिकली हमने करा क्या है, लैम्डा स्क्वायर से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया ताकि एंगल वाला सेम वैल्यू नीचे आ जाए। यहाँ पे जो भी लिखा होगा वो सेम नीचे होना चाहिए, अगर स्क्वायर है तो एंगल का स्क्वायर नीचे नजर आना चाहिए। अब ये हो गया 1, तो ये बचा सिर्फ और सिर्फ लैम्डा स्क्वायर, क्योंकि 1 बन गया ना स्टैंडर्ड लिमिट से। साइन x बाई एक्स 1 है, साइन स्क्वायर x बाई एक्स स्क्वायर 1 है, साइन स्क्वायर x अगर आ गया तो नीचे x स्क्वायर चाहिए, ठीक है भाई। और साइन क्यूब x आ गया तो नीचे फिर x क्यूब चाहिए, लिमिट x टेंडिंग टू 0 पे, तो ये 1 होगा। सिमिलरली यहाँ पे साइन स्क्वायर लैम्डा h है ना, तो नीचे लैम्डा स्क्वायर h स्क्वायर चाहिए, एंगल का भी स्क्वायर, तो ये तो पूरा फिर 1 बन गया स्टैंडर्ड लिमिट से, और वैल्यू क्या आ गया लैम्डा स्क्वायर, ये लेफ्ट हैंड लिमिट का वैल्यू है। तो राइट हैंड लिमिट का भी सेम ही आएगा, तो वी कैन जस्ट इक्वेट लेफ्ट हैंड लिमिट एंड वैल्यू ऑफ फंक्शन एट 0, यानी लैम्डा स्क्वायर 1 के बराबर हो गया। लैम्डा स्क्वायर अगर 1 है तो लैम्डा का वैल्यू हो सकता है +-1। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर है, अभी 2023 के पेपर में पूछा गया है, ठीक है, 2 मार्क्स में भी आया होगा ये। तो लैम्डा बताना था और इसमें ये स्टैंडर्ड लिमिट लग रहा है। देखो स्टैंडर्ड लिमिट +1 में भी जब हम पढ़ते होते थे बेटा तो 2-3 ही पढ़े होंगे आप लोगों ने मेरे ख्याल से, अगर आप सिर्फ सीबीएसई के बच्चे रहे हो तो। लेकिन मैं यहाँ पे 8 to 10 स्टैंडर्ड लिमिट्स आपको बताऊंगा जो आपने लर्न करने हैं, क्योंकि क्वेश्चन का लेवल बढ़ के आ सकता है। तो कंटिन्यूटी एट अ पॉइंट क्या होता है, अगर लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट
और फंक्शन का वैल्यू उस पॉइंट पे इक्वल होते हैं, दैट इज कॉल्ड कंटिन्यूटी एट अ पॉइंट। इसके और भी क्वेश्चंस हैं स्लाइड में, हम डिस्कस करेंगे। अभी फिलहाल देखते हैं कंटिन्यूटी इन एन इंटरवल। कंटिन्यूटी इन एन इंटरवल, आप हेडिंग डाल लो मेरे साथ साथ, कंटिन्यूटी इन एन इंटरवल। कोई भी फंक्शन किसी इंटरवल में कब कंटिन्यूअस बोला जा सकता है? नंबर वन तो ओपन इंटरवल ए बी में, किसी भी ओपन इंटरवल ए बी में कोई भी फंक्शन कंटिन्यूअस कब होगा? अ फंक्शन y इक्वल्स टू एफ एक्स is said to be continuous in open interval AB if, ध्यान से देखना, कोई भी फंक्शन y इक्वल्स टू एफ एक्स ओपन इंटरवल AB में तभी कंटिन्यूअस होगा if it is continuous everywhere between A and B। जब ये A और B के बीच में लाई करने वाले हर पॉइंट पे कंटिन्यूअस होएगा तो फंक्शन इंटरवल में कंटिन्यूअस होता है। कोई ना कोई एमसीक्यू इस पे जनरेट करा जा सकता है। जैसे आपको बोल देंगे भाई ये इस इंटरवल में कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है 3 से 4 में, और आपसे कंटिन्यूटी पूछ रहा है 3.5 पे, बताओ कंटिन्यूअस होगा या नहीं? सीबीएसई लेवल में इससे मुश्किल क्वेश्चन नहीं पूछे जा सकते अगर इंटरवल पे आएगा तो। 3 और 4 में खुद ही बोल रहे हैं कंटिन्यूअस है और फिर पूछ रहे हैं 3.5 पे होगा नहीं। अगर आपको डेफिनेशन पता होगा तो आप एकदम से बता सकते हो यस डेफिनेटली होगा, क्योंकि किसी ओपन इंटरवल में फंक्शन तभी कंटिन्यूअस होता है जब वो बीच के हर एक पॉइंट पे कंटिन्यूअस हो। बीच में जितने भी पॉइंट्स लाई करेंगे सब जगह पे कंटिन्यूअस होना चाहिए, तो फंक्शन पूरे इंटरवल में कंटिन्यूअस हो जाएगा। अच्छा, अब बात करते हैं क्लोज इंटरवल की। नंबर 2, अ फंक्शन इज सेड टू बी continuous in close interval AB if close interval AB में continuous होगा कोई भी फंक्शन अगर वो बीच के हर पॉइंट पे तो कंटिन्यूअस हो ही हो, बीच के हर पॉइंट पे AB पे कंटिन्यूअस हो ही हो, है ना। पहला कंडीशन तो यही होता है, इफ इट इज कंटिन्यूअस एट ईच पॉइंट इन ओपन इंटरवल ए बी। अगर ओपन इंटरवल ए बी के हर पॉइंट पे कंटिन्यूअस हो, एंड ध्यान से समझना भाई, राइट कंटिन्यूअस एट ए, राइट कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल्स टू ए। इसका मतलब क्या है? देखो ए के लेफ्ट में और कोई पॉइंट है ही नहीं, इंटरवल ही ए से स्टार्ट हो रहा है, तो ए के लेफ्ट में कोई पॉइंट है ही नहीं, तो ए पे राइट कंटिन्यूअस होना चाहिए। इसका मतलब हुआ राइट कंटिन्यूअस एट ए होने का मतलब हुआ लिमिट h टेंडिंग टू 0 पे f ऑफ a प्लस एच और f ऑफ a ये अगर इक्वल होंगे, देखो a पे राइट कंटिन्यूअस होना चाहिए क्योंकि a के लेफ्ट में तो कोई पॉइंट ही नहीं है ना, इंटरवल ही a से स्टार्ट हो रहा है। जब a के लेफ्ट में कोई पॉइंट ही नहीं है तो कंटिन्यूटी वहां क्यों चेक करेंगे हम? a पे राइट कंटिन्यूअस होना चाहिए एंड लेफ्ट कंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू b, b पे होना चाहिए लेफ्ट कंटिन्यूअस। इसका मतलब हुआ b पे लेफ्ट कंटिन्यूअस का मतलब क्या हुआ? लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ b माइनस एच। b के लेफ्ट में तो b माइनस एच है ना, और b के राइट में b प्लस एच है, लेकिन b पे राइट कंटिन्यूअस चेक ही नहीं करेंगे क्योंकि b के राइट में कोई पॉइंट ही नहीं है। जब b के राइट में कोई पॉइंट ही नहीं है तो उस पर कंटिन्यूअस नहीं हो सकता, और ये किसके बराबर होना चाहिए? f ऑफ b के। ठीक है, सो दिस इज लेफ्ट कंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू a एंड राइट कंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू b। जब भी कोई फंक्शन आपसे इंटरवल में कंटिन्यूटी पूछा जाए तो आप कैसे चेक करोगे? पहली बात तो वो बीच के हर पॉइंट पे कंटिन्यूअस होना चाहिए ओपन इंटरवल पे, उसके बाद a पे होना चाहिए राइट कंटिन्यूअस और b पे होना चाहिए लेफ्ट कंटिन्यूअस। ऐसे याद रखना। मान लो किसी फंक्शन का कंटिन्यूटी आपसे पूछ रहे हैं 4 से 5 में, 4 पे राइट कंटिन्यूअस होना चाहिए, 5 पे लेफ्ट कंटिन्यूअस होना चाहिए और बीच के हर पॉइंट पे कंटिन्यूअस होना चाहिए। देन अ फंक्शन इज सेड टू बी कंटिन्यूअस इन क्लोज इंटरवल ए बी। इन क्लोज इंटरवल 4 to 5 में कंटिन्यूअस कब होगा बेटा? 4 पे राइट, 5 पे लेफ्ट और बीच के हर पॉइंट पे अगर फंक्शन कंटिन्यूअस होगा तो। सो दिस इज कॉल्ड कंटिन्यूटी इन एन इंटरवल। देखो इसके बारे में हमें थोरोली पता होना चाहिए बेटा कि कंटिन्यूटी किसी इंटरवल में मतलब क्या है, क्योंकि क्वेश्चन मोल्ड करके बन सकते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट देखते हैं।
इसके बाद हमने डिस्कस करना है डिसकंटिन्यूटी। डिसकंटिन्यूटी किन किन वजह से आता है, क्या क्या रीजंस ऑफ डिसकंटिन्यूटी हो सकते हैं। तो इसके लिए मैंने कुछ डिजाइन करा तो था आपके लिए अच्छा सा, तो वो मैं इंपोर्ट करता हूं यहाँ पे। वैसे तो मैंने थोड़े थोड़े हिंट आपको ऑलरेडी दे दिए हैं, क्योंकि इस पे ना इस साल क्वेश्चन आने के चांसेस हैं, पूरी पूरी उम्मीद है बेटा। रीजंस ऑफ डिसकंटिन्यूटी क्या क्या हो सकते हैं, डिसकंटिन्यूटी किन किन वजह से आता है, दैट इज इंपॉर्टेंट। और ये रिमूव हो सकता है क्या, या अगर रिमूव हो सकता है तो कैसे हो सकता है, या फिर इररिमूवेबल टाइप डिसकंटिन्यूटी है। हो सकता है आपने ये चीजें पहली बार आप सुन रहे हो, अगर आप सिर्फ सीबीएसई के स्टूडेंट हो तो, लेकिन आप समझ लेना आज इस क्लास में, ठीक है। डिसकंटिन्यूटी एंड इट्स टाइप। डिसकंटिन्यूटी के रीजंस क्या क्या हो सकते हैं। पहला देखो, लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए नेगेटिव एफ एक्स, यानी ये लेफ्ट हैंड लिमिट है, एंड लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए पॉजिटिव एफ एक्स, ये राइट हैंड लिमिट है। दोनों बराबर तो दोनों हैं, एग्जिस्ट करते हैं बट इक्वल नहीं है, एग्जिस्ट करते हैं बट इक्वल नहीं है। यानी केस नंबर 1 ये कहता है भाई यहां पे तो एलएचएल और आरएचएल ही बराबर नहीं है, एलएचएल और आरएचएल ही इक्वल नहीं है। जब एलएचएल और आरएचएल ही बराबर नहीं, यानी लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं करना। लिमिट एग्जिस्ट नहीं करा तो आप फंक्शन पे दोनों तरफ से एक जगह नहीं पहुंच रहे हो, यहां से कहीं और आ रहे हो, यहां से कहीं और आ रहे हो, तो गैप है फंक्शन में, गैप है तो डिसकंटिन्यूटी आ गया। और ये इररिमूवेबल टाइप होता है, ये रिमूव नहीं करा जा सकता। अगर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों इक्वल अनइक्वल होते हैं ना, तो दैट इज इररिमूवेबल टाइप डिसकंटिन्यूटी। दूसरा देखते हैं, फंक्शन का लेफ्ट हैंड लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए नेगेटिव एफ एक्स, एक्सटेंडिंग टू ए पॉजिटिव एफ एक्स एग्जिस्ट तो करते हैं एंड आर इक्वल भी हैं, बट नॉट इक्वल्स टू एफ ए। तीन चीजें बताई ना मैंने, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट बराबर होने चाहिए और वो एफ ए के इक्वल होना चाहिए। यहां पे लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट इक्वल तो है। सेकंड पॉइंट क्या कहता है, एलएचएल आरएचएल बट नॉट इक्वल टू एफ ए। इस केस में भी फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं होगा, तो ये भी डिसकंटिन्यूटी का टाइप है। आगे देखते हैं, एफ ए इज नॉट डिफाइंड, एफ ए ही डिफाइंड नहीं है, क्योंकि एफ ए जो आना चाहिए, यहां पे देखो एक चीज हम और ऐड करेंगे, ये जो एफ ए है यहाँ पे एलएचएल आरएचएल, ये इट मस्ट बी अ फाइनाइट क्वांटिटी, फाइनाइट। लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट और एफ ए दोनों तीनों फाइनाइट होने चाहिए। तीनों क्या होने चाहिए बेटा, फाइनाइट होने चाहिए। ओके, और देखते हैं टाइप नंबर 4, एटलीस्ट वन ऑफ द लिमिट्स डज नॉट एग्जिस्ट, यानी मतलब कोई ना कोई एक लिमिट नॉट डिफाइंड है, और होने क्या चाहिए, फाइनाइट होने चाहिए, या इनफाइनाइट है, डज नॉट एग्जिस्ट। कोई एक लिमिट इन्फिनिटी आ गया, एलएचएल इन्फिनिटी आ गया या आरएचएल इन्फिनिटी आ गया, तब भी हमारी डिसकंटिन्यूटी आ जाएगी। तो क्या क्या रीजंस हो सकते हैं डिसकंटिन्यूटी के। पहला तो ये है कि आपका एलएचएल और आरएचएल ही बराबर नहीं है, एलएचएल और आरएचएल ही बराबर नहीं है, पहला तो ये हो गया। दूसरा है एलएचएल आरएचएल इक्वल तो है लेकिन एफए के इक्वल नहीं है। तीसरा है एफए ही नॉट डिफाइंड है। और फोर्थ है कि कोई एक एलएचएल और आरएचएल में से कोई एक क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड हो जाएगा। एलएचएल आरएचएल कोई एक क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी बेसिकली रिमूवेबल और नॉन रिमूवेबल, एक रिमूवेबल होता है एक नॉन रिमूवेबल होता है। यानी कई बार हम फंक्शन को रीडिफाइन करके डिसकंटिन्यूटी को रिमूव कर सकते हैं। रिमूवेबल देखो, पहले नॉन रिमूवेबल को डिस्कस करते हैं। अगर लिमिट ही बराबर नहीं है, लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट है, तब उसको हम उसी मौके पे बोलते हैं ये नॉन रिमूवेबल है, रिमूव नहीं हो सकती। लेकिन अगर लिमिट्स इक्वल है, कोई और रीजन है डिसकंटिन्यूटी का, जैसे कि एफ ए के इक्वल नहीं है लेकिन लिमिट्स इक्वल है, तो ये तीन तरह का, हम ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, फिर तो बेटा ये प्योरली कॉम्पिटिटिव में चला जाएगा टॉपिक। लेकिन आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए कि कितनी तरह का डिसकंटिन्यूटी होता है और रिमूवेबल कब होता है और नॉन रिमूवेबल कब होता है, इतना सिर्फ आपको आइडिया होगा सीबीएसई लेवल पे, तो ये मोर देन सफिशिएंट है। टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी रिमूवेबल एंड नॉन रिमूवेबल होती है। नॉन रिमूवेबल तब आएगा जब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों अनइक्वल होते हैं। अगर लिमिट बराबर है और किसी और वजह से डिसकंटिन्यूटी आ रही है तो वो रिमूवेबल हो सकता है। रिमूवेबल में वैसे तीन टाइप है, मिसिंग पॉइंट, आइसोलेटेड पॉइंट और नॉन रिमूवेबल के अंदर फाइनाइट टाइप, इनफाइनाइट टाइप और ऑसिलेटरी टाइप। टाइप्स आप याद रख सकते हो, बट अभी हम इनको डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं, जैसे इसका एक दो क्वेश्चन करेंगे हम लोग रिमूवेबल और नॉन रिमूवेबल टाइप का। इस क्वेश्चन को देखना भाई जरा आप, सी
क्वेश्चन ये है एफ एक्स एक फंक्शन गिवन है एक्स स्क्र माइनस 9 अपॉन एक्स माइनस 3 एंड 4। जब एक्स 0 के बराबर नहीं है तो ये वैल्यू है एक्स स्क्र माइनस 9 अपॉन एक्स माइनस 3, और जब एक्स 3 के बराबर है तो 4 है। देन एट एक्स इक्वल्स टू 3 हमने बताना है एफ हैज रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी, एफ इज कंटिन्यूअस, एफ हैज इररिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी और नन ऑफ दीज। आपके सामने हम पहले इसका लिमिट चेक करेंगे, लिमिट इक्वल है या नहीं है। फॉर एक्स इज नॉट इक्वल्स टू 3, देखो एफ एक्स का वैल्यू है एक्स स्क्र माइनस 9 अपॉन एक्स माइनस 3 फॉर एक्स इज नॉट इक्वल टू 3। अगर एक्स 3 है तो ये 0 है, नॉट इक्वल टू 3 है तो कोई दिक्कत नहीं, आप ऊपर वाले को फैक्टराइज कर लो, एक्स माइनस 3 एक्स प्लस 3 और नीचे है एक्स माइनस 3, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे फंक्शन का वैल्यू है यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक्स प्लस 3। फंक्शन का वैल्यू कितना बेटा यहाँ पे एक्स प्लस 3 है। अब फंक्शन का जो वैल्यू है वो या तो है एक्स प्लस 3 जब एक्स का वैल्यू 3 नहीं है, और या 4 है जब एक्स का वैल्यू 3 है। तब आप चेक कर लो, अगर आप इसका LHL और RHL चेक करोगे, LHL और RHL वो दोनों आएंगे 6, और इसका फंक्शन का वैल्यू जो 3 पे है वो आ रहा है 4। तो LHL और RHL इक्वल तो है लेकिन फंक्शन का वैल्यू a पे बराबर नहीं है। जब LHL और RHL अनइक्वल होते हैं ना तो इररिमूवेबल टाइप डिसकंटिन्यूटी होता है बेटा, तो ये बनेगा रिमूवेबल टाइप। इस क्वेश्चन का आंसर आएगा ए पार्ट, एफ हैज रिमूवेबल टाइप डिसकंटिन्यूटी। मैंने वही तो बताया, ध्यान से देखो, अगर लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट अनइक्वल आ गई तो डेफिनेटली नॉन रिमूवेबल है। अगर लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट इक्वल आ गए किसी और वजह से डिसकंटिन्यूटी आ रहा है तो रिमूवेबल टाइप है। मैंने बोला सिर्फ डेफिनेशन याद कर लो, इतना भी सफिशिएंट है। तो इस तरह के क्वेश्चन एक्सपेक्ट करे जा सकते हैं आने वाले टाइम में। ध्यान से देख लो, आपके सामने कंटिन्यूअस तो ये नहीं है क्योंकि फंक्शन का वैल्यू 3 पे 4 है, और 3 के लेफ्ट में और राइट में वैल्यू आ रहा है 6, 3 पे वैल्यू आ रहा है 4, तो LHL RHL दोनों 6 है, फंक्शन का वैल्यू 3 पे 4 है, तो कैसा डिसकंटिन्यूटी हुआ, रिमूवेबल टाइप। ये क्वेश्चन भी देखते हैं। ओके, लेट्स सी इफ fx इज अ फंक्शन x प्लस 2 एंड x प्लस 4। इसका x प्लस 2 वैल्यू है जब x का वैल्यू 4 या 4 से स्मॉलर है, x ग्रेटर देन 4 है अगर वैल्यू x प्लस 4 है तो। देन एट x इक्वल्स टू 4 f इज कंटिन्यूअस, f हैज रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी, इररिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी एंड नन ऑफ दिस। ठीक है, ये इस तरह के वर्ड फिर बाद में कंफ्यूजन करते हैं बेटा अगर ना आते हो तो। देखें, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 4 माइनस h बनेगा, इसमें रखेंगे लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 4 माइनस h, 4 माइनस h प्लस 2। अब h 0 करना तो ये 6 आ रहा है। राइट हैंड लिमिट, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 4 प्लस h, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 4 प्लस h का मतलब है 4 प्लस h प्लस 4, तो ये 8 आ रहा है। देखो LHL इज नॉट इक्वल्स टू RHL आ गया, डिसकंटिन्यूटी तो यही आ चुका है। जब LHL और RHL इक्वल होते हैं तो नॉन रिमूवेबल, यानी नॉट इक्वल होता है तो इररिमूवेबल टाइप डिसकंटिन्यूटी यहां पे बनेगा। कौन सा बनेगा, इररिमूवेबल टाइप। इसको भी देखते हैं, चलो लेट्स सी। क्वेश्चन ये है fx एक फंक्शन है x माइनस मोड x बाई एक्स, x इज नॉट इक्वल्स टू 0 और 0 पे वैल्यू है इसका 2। कंटिन्यूटी चेक करेंगे, रिमूवेबल और नॉन रिमूवेबल बाद में पता चल जाएगा। LHL निकालते हैं, LHL होगा भाई लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ a माइनस h यानी 0 माइनस h। x की जगह आपने रखना है 0 माइनस h, LHL हम निकाल रहे हैं तो ये x माइनस मोड ऑफ 0 माइनस h हो जाएगा, इसकी जगह भी तो 0 माइनस h ही आएगा। ठीक है, जहां जहां x है वहां 0 माइनस h रख दिया हमने। एंड लिमिट इज h टेंडिंग टू 0, लिमिट इज h टेंडिंग टू 0, तो ये ऊपर वाला बन रहा है माइनस h, माइनस h, ये माइनस h का मोड प्लस h, और ये भी माइनस है तो माइनस h हो गया, और नीचे भी कौन है माइनस h, तो ये माइनस 2h बाई माइनस h बना जो कि 2 है। LHL कितना है इसका 2। RHL चेक करते हैं, लिमिट h टेंडिंग टू 0, 0 प्लस h रखना है यानी h माइनस मोड ऑफ h अपॉन h, तो h माइनस h ये 0 आ रहा है, 0 बाई 0, बेसिकली इक्वल नहीं है यहाँ पे, ये 0 बाई 0 आ रहा है। LHL इज नॉट इक्वल टू RHL,
जब ये दोनों ही बराबर नहीं है तो इररिमूवेबल टाइप डिसकंटिन्यूटी बनेगा, यानी ये वाला ऑप्शन बनेगा। ठीक है, ओके नेक्स्ट डिस्कस करते हैं हम लोग डिसकंटिन्यूटी कहाँ कहाँ आ सकती है। देखो देखते जाना। पॉइंट नंबर 1, ये वेरियस फंक्शंस को लेके है, सब तरह के फंक्शंस के मैं डिस्कस करूंगा डिसकंटिन्यूटी कहाँ कहाँ आ सकती है। जैसे कि मान लो जहाँ फंक्शन का डेफिनेशन चेंज हो रहा होता है वहाँ पे डिसकंटिन्यूटी आ सकता है। इसको ऑन करना वहाँ से। ओके नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग कि डिसकंटिन्यूटी किस किस वजह से आ सकती है वेरियस फंक्शन की। तो यहाँ पे 2-4 पॉइंट्स है, थ्योरी के अभी कुछ रहते हैं, कुछ स्टैंडर्ड लिमिट्स हम लोग पढ़ेंगे। पहले सारी थ्योरी कवर करते हैं, फिर फर्दर और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे हम लोग। तो पॉइंट नंबर 1 यहाँ पे आप लोग लिखना, इसको हेडिंग डालो आप, कंटिन्यूटी ऑफ वेरियस फंक्शंस। कंटिन्यूटी ऑफ वेरियस फंक्शंस, वेरियस फंक्शंस, कंटिन्यूटी ऑफ वेरियस फंक्शंस। ठीक है, पॉइंट नंबर 1, ऑल पोलिनोमियल फंक्शंस, जितने भी पोलिनोमियल फंक्शंस होते हैं बेटा, ऑल पोलिनोमियल फंक्शंस आर कंटिन्यूअस एवरीवेयर। कंटिन्यूअस एवरीवेयर, जितने भी पोलिनोमियल फंक्शन है वो हर जगह पे कंटिन्यूअस होते हैं। इसमें चाहे किसी भी तरह का पोलिनोमियल फंक्शन आ जाए, जैसे कि एफ एक्स इक्वल्स टू कोई भी आपका क्यूबिक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, या जी एक्स इक्वल्स टू आपका क्यूबिक पोलिनोमियल है। तो जितने भी पोलिनोमियल फंक्शंस हैं वो सारी जगह कंटिन्यूअस होते हैं। अगर एमसीक्यू वगैरह में क्वेश्चन आ जाए तो इनकी कंटिन्यूटी चेक करने की जरूरत होती नहीं, ये हर जगह कंटिन्यूअस होते हैं। ऑल पोलिनोमियल फंक्शंस आर कंटिन्यूअस एवरीवेयर फॉर एवरी एक्स। पॉइंट नंबर 2, रैशनल फंक्शंस। रैशनल फंक्शंस, रैशनल फंक्शन जैसे कि एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 1 इज कंटिन्यूअस वेयर, इज कंटिन्यूअस वेयर जी एक्स इज नॉट इक्वल्स टू 0। यानी ये एफ एक्स हमने लेट करा ना, लेट अस सपोज ये एच एक्स बाई जी एक्स है, वेयर डिनोमिनेटर इज नॉट इक्वल्स टू 0 लिखते हैं। डिनोमिनेटर इज नॉट इक्वल्स टू 0। अगर डिनोमिनेटर 0 हो गया क्योंकि फंक्शन क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो डिनोमिनेटर जहां पे 0 ना हो वहां पे ये रैशनल फंक्शन, कोई भी रैशनल फंक्शन हो हमेशा कंटिन्यूअस होता है। जहां पे डिनोमिनेटर 0 ना हो, डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर डिनोमिनेटर 0 हुआ तो फंक्शन ही नॉट डिफाइंड हो जाएगा। और मैंने आपको बताया था जहां पे कोई फंक्शन नॉट डिफाइंड होता है वो वहां पे कंटिन्यूअस कभी भी नहीं होता, क्योंकि जब फंक्शन का डेफिनेशन ही नहीं है तो कंटिन्यूटी नहीं आ सकती। पॉइंट नंबर 3, continuity must be checked, continuity must be checked at the points where definition of function is changing, where definition of function is changing। Continuity must be checked at the points where definition of function is changing। इसको समझते हैं, इसका क्या मतलब है भाई। यहाँ पे जरूर चेक करनी चाहिए, आपके पीपीओडी हो सकते हैं। पीपीओडी का मतलब होता है पॉसिबल पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, पॉसिबल पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। जैसे मान लो कोई एक फंक्शन है जो दो तरह से डिफाइंड है, या ये तो लीनियर है या फिर क्वाड्रेटिक है। ये लीनियर है जब x का वैल्यू 0 से छोटा है, और ये जब 0 से बड़ा और इक्वल है। ठीक है, अब आप देखोगे तो जब x 0 से छोटा तो ये लीनियर है, x 0 से बड़ा और इक्वल है तो क्वाड्रेटिक है। हो सकता है इसका ग्राफ मिले, हो सकता है ना मिले। 0 से छोटे के लिए तो लाइन बनेगा, फिर आगे एक कर्व बनेगा। कर्व लाइन से मिलेगा या नहीं ये तो हमें चेक करना पड़ेगा 0 पे, लेकिन 0 इसका पॉसिबल पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी हो सकता है। बट अगर मैं बात करूं 0 से छोटे की तो सिर्फ ये पोलिनोमियल है, और 0 से बड़े की बात करूं तो भी एक पोलिनोमियल है। ठीक है, तो कंटिन्यूअस होगा 0 से बड़े के लिए भी 0 से छोटे के लिए भी। लेकिन 0 के ऊपर अगर बात करूं तो डेफिनेशन एकदम से बदल गया। देखो मान लो मैं इसका ग्राफ नहीं बना रहा एग्जैक्टली, वैसे एग्जांपल दे रहा हूं। मान लो कोई लाइन बन गया, ये कोई भी एक लाइन है और आगे एक पैराबोला शुरू हो रहा है। हो सकता है वो पैराबोला यहां से शुरू हो सकता है जहां से लाइन खत्म हुई वहीं से स्टार्ट हो जाएगी। दोनों पॉसिबिलिटी है। इस केस में तो कंटिन्यूअस हो गया, लेकिन पैराबोला इतनी दूर है तो कंटिन्यूअस नहीं हुआ। तो ये वाला जो पर्टिकुलर पॉइंट है इस पे हमें कंटिन्यूटी जरूर चेक करनी होती है। इट मे बी पॉसिबल पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी।
पॉइंट नंबर 4, पॉइंट नंबर 4 यहां पे बनेगा कंटिन्यूटी ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। एक एक फंक्शन का डिटेल में डिस्कस करेंगे। कंटिन्यूटी ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, इनका भी सबका पता होना चाहिए आपको, ये कहाँ कहाँ कंटिन्यूअस होते हैं, ठीक है, अपनी डोमेन में कंटिन्यूअस होते हैं, ठीक है। लेकिन थोड़ा सा डिटेल में हम इसको डिस्कस करेंगे। यहाँ पे सब पॉइंट नंबर 1 बनेगा साइन एक्स वाई इक्वल्स टू साइन एक्स एंड वाई इक्वल्स टू कोस एक्स आर कंटिन्यूअस एवरीवेयर, आर कंटिन्यूअस एवरीवेयर, ये हर जगह पे कंटिन्यूअस होंगे साइन एक्स और कोस एक्स। सब पॉइंट नंबर 2, अगर मैं बात करूं y इक्वल्स टू टेन एक्स जो कि साइन बाई कोस होता है, या फिर y इक्वल्स टू साइन बाई कोस, 1 बाई कोस और किस में आता है, सीकेंट में। इनके अगर आप फॉर्मूले देखोगे तो टेन एक्स होता है बेटा साइन एक्स बाई कोस एक्स, और जो सीकेंट एक्स होता है ये होता है 1 बाई कोस एक्स। तो जहां पे कोस एक्स 0 होगा, ध्यान से समझना, जहां पे कोस एक्स का वैल्यू 0 हो जाएगा वहां पे सीकेंट बन जाएगा नॉट डिफाइंड, क्योंकि डिनोमिनेटर में 0 आने का मतलब होता है नॉट डिफाइंड हो जाना। कोस जहां भी 0 है वहां tan भी नॉट डिफाइंड होगा। और मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, जहां फंक्शन नॉट डिफाइंड होता है वहां कंटिन्यूअस नहीं हो सकता। तो हम लिखेंगे कोस एक्स कहां 0 होता है, अगर मैं कहूं इफ कोस एक्स इज 0 तो x का वैल्यू होगा 90 का ओड मल्टीपल, आप इसको 2n प्लस माइनस इंटू पाई बाय 2 लिख सकते हो। 90 के ओड मल्टीपल पे एक लिख लो, चाहे आप प्लस वाला लिख लो बट माइनस भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। 90 के ओड मल्टीपल पे कोस होता है 0, अगर कोस 0 हुआ तो सीकेंट नोट डिफाइंड हो जाएगा, tan भी नोट डिफाइंड हो जाएगा, यानी फिर इन एंगल को छोड़ के ये हर जगह कंटिन्यूअस है, क्योंकि इन एंगल के ऊपर ये डिनोमिनेटर क्या हो रहे हैं, 0 हो रहे हैं। तो हम लिखेंगे tan x एंड secant x आर कंटिन्यूअस, tan x एंड secant x आर कंटिन्यूअस एट रियल माइनस 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2, यहां पे कंटिन्यूअस होते हैं रियल माइनस 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2 पे, क्योंकि इन एंगल पे कोस 0 है, इन एंगल पे कोस 0 है, और अगर कोस 0 हुआ तो tan क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड हो जाएगा, और सीकेंट भी क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड। इसका देखते हैं सब पार्ट नंबर 3। इसमें आ जाएंगे हमारे पास y इक्वल्स टू कोट एक्स और एक आ जाएगा y इक्वल्स टू कोसिकेंट एक्स। इसका जो फॉर्मूला होता है दिस इज साइन एक्स कोस एक्स बाय साइन एक्स, कोट क्या होता है बेटा, कोस एक्स बाय साइन एक्स, और कोसिकेंट एक्स होता है 1 बाय साइन एक्स। अब जहां पे साइन 0 होगा, अगर मैं कहता हूं इफ साइन एक्स इज 0 तो x का वैल्यू होता है n पाई। साइन जो है वो पाई के मल्टीपल्स पे 0 होता है, साइन कहां 0 होता है, पाई के मल्टीपल्स पे। कोस कहां 0 होता है, 90 के ओड मल्टीपल्स पे, ठीक है, ये याद रखना आपने। कोस कहां 0 होता है, 90 के ओड मल्टीपल पे, साइन कहां 0 होता है, पाई के मल्टीपल पे। तो जब साइन 0 हो जाएगा तो कोसिकेंट हो जाएगा नॉट डिफाइंड, और कोट भी क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड। तो ये कहां कंटिन्यूअस हुए, क्या लिखूं इनकी कंटिन्यूटी में मैं, इनकी कंटिन्यूटी में हम लिखेंगे कोट एक्स एंड कोसिकेंट एक्स आर कंटिन्यूअस एट रियल माइनस एन पाई, वेयर एन बिलोंग्स टू कैपिटल जेड, ये जरूर लिख लेना। रियल माइनस एन पाई पे ये कंटिन्यूअस होंगे, क्योंकि एन पाई इसलिए हटाया क्योंकि वहां पे साइन 0 है, और साइन 0 है तो कोसिकेंट और कोट क्या हो जाएंगे, नॉट डिफाइंड। ये था कंटिन्यूटी ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। नेक्स्ट चलते हैं, उसके बाद हमने 4 फंक्शंस की और कंटिन्यूटी डिस्कस करनी है, जिसके अंदर है लोगैरिथमिक, एक्सपोनेंशियल। ग्रेटेस्ट इंटीजर का क्वेश्चन तो अभी बोर्ड्स 23 में पूछा भी गया है, रिसेंट मतलब 20 साल पूछा गया है। तो नेक्स्ट देखते हैं पॉइंट नंबर 5, पॉइंट नंबर 5 बनेगा ना, 4 1 2 3, पॉइंट नंबर 5। पॉइंट नंबर 5 में लेट अस डिस्कस कंटिन्यूटी ऑफ लॉग फंक्शन, कंटिन्यूटी ऑफ लॉग फंक्शन। अगर लॉग फंक्शन की मैं बात करूं तो ये ऐसा दिखता है, y इक्वल्स टू लॉग x टू द बेस e, y इक्वल्स टू लॉग x टू द बेस e, जहां पे a इसका बेस होता है, और जो a का वैल्यू है वो हमेशा 0 से बड़ा होता है, बट 1 नहीं होना चाहिए, ये याद रखना आप।
और ये जो x इसका इनपुट है, ये जो x है ये भी 0 से बड़ा होना चाहिए, क्योंकि लोगों को पॉजिटिव लोग पसंद आते हैं। ऐसे ही ये जो इनपुट है इसका, ये हमेशा 0 से बड़ा होना चाहिए। तो अपनी डोमेन में ये कंटिन्यूअस है। डोमेन का मतलब है जहां फंक्शन डिफाइंड होगा वहां कंटिन्यूअस होगा। ये कहां डिफाइंड है? x ग्रेटर देन 0 के लिए। तो हम इसकी कंटिन्यूटी कैसे डिफाइन करेंगे? लोग का मैं एक ग्राफ बता देता हूं जिसमें a ग्रेटर देन 1 है। एक तो ग्राफ ये बनता है y इक्वल्स टू log ax है, जहां पे a ग्रेटर देन 1 है। तो इस ग्राफ को आप y इक्वल्स टू ln x का ग्राफ भी कह सकते हो। ln क्या होता है? जिस लोग का बेस होता है e, दैट इज नोन एज ln x, यानी नेचुरल लोग। जिस लोग का बेस e होता है दैट इज कॉल्ड नेचुरल लोग। अब ध्यान से देखना यहाँ पे कंटिन्यूटी ऑफ लोग फंक्शन आप कैसे डिफाइन करोगे अगर आपके सामने आ जाता है तो। ठीक है, तो वी विल राइट log y इक्वल्स टू log x इज continuous for each x is greater than 0. So this is all about continuity of log function। और एक मैंने आपको ग्राफ बना के दिखा दिया इसका। ठीक है, अगर आप a लेस देन 0 लोगे तो इसका ग्राफ ऐसा आ जाएगा। ठीक है, a लेस देन अगर आप 0 लोगे तो। बट अभी फिलहाल आप ये वाला ग्राफ कर लो। ln x का तो पता होना ही चाहिए CBSE लेवल पे भी। बात करते हैं पॉइंट नंबर 6 की। अगर आपके सामने कभी भी इस तरह का आ जाए, बॉक्स के अंदर कोई फंक्शन fx है, यानी ये बॉक्स है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। दिस इज वेयर बॉक्स डिनोट द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। इसका मतलब क्या होता है मैं आपको बता देता हूं। अगर बॉक्स के अंदर 3 आता है तो 3 वैल्यू देगा, बॉक्स के अंदर 3.5 आता है तो 3 वैल्यू देगा, बॉक्स के अंदर 5.4 आता है तो 5 वैल्यू देगा, जस्ट छोटा इंटीजर देता है। और बॉक्स के अंदर -7.8 आता है तो ये -8 वैल्यू देगा, जस्ट छोटा इंटीजर, डेसिमल वाले नंबर से जस्ट छोटा इंटीजर। y इक्वल्स टू बॉक्स x आ जाए या y इक्वल्स टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ fx आ जाए। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ fx, ये सुना होगा आपने शायद, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन होता है। इसका क्या मतलब होता है? मान लो जैसे आपने 3.14 का फ्रैक्शनल पार्ट बताना है तो 0.14 होता है। फ्रैक्शनल पार्ट इंटीजर का नहीं होता ये, जैसे इंटीजर का कोई फ्रैक्शनल पार्ट नहीं होता तो ये 0 हो जाता है। तो इनकी कंटिन्यूटी कहां चेक करनी चाहिए? fx may be discontinuous where it is integer। ठीक है, तो इसका PPOD होता है, PPOD is where fx equals to integer। जिन पॉइंटों पे ये अंदर वाला फंक्शन इंटीजर बन रहा होता है, फ्रैक्शनल पार्ट में भी और ग्रेटेस्ट इंटीजर में भी, तो वहां पे डिसकंटिन्यूटी आ सकता है। अगर मैं सिंपल प्लेन इस फंक्शन की बात करूं पॉइंट नंबर 7 में, पर्टिकुलरली सिर्फ बेसिक ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, तो बेटा ये जो क्वेश्चन है ये अभी बोर्ड में पूछा जा चुका है, बॉक्स x, ये वहां डिसकंटिन्यूअस होता है जहां पे x इंटीजर होता है। इट इज डिसकंटिन्यूअस, इट इज डिसकंटिन्यूअस वेयर x इज इंटीजर। इतना याद रखना आप लोगों ने। बॉक्स x में और फ्रैक्शनल पार्ट में क्या याद रखना है? जहां पे ये इंटीजर बनता है वहां पे डिसकंटिन्यूटी आ सकती है, लेकिन जब सिंपल y इक्वल्स टू बॉक्स x ही है, ये तो fx है ना बेटा, fx की जगह तो कुछ भी आ सकता है, x² + 7 भी आ सकता है, 3x भी आ सकता है, sin x भी आ सकता है इवन, बट यहाँ पे सिर्फ बॉक्स x है, यहाँ पे सिर्फ क्या है? बॉक्स x। तो ये कहाँ डिसकंटिन्यूअस होता है? इंटीजर्स पे। तो इसका डिसकंटिन्यूटी, इसका कंटिन्यूटी आपने याद रखना। और कंटिन्यूअस कहाँ है? मान लो ऑप्शन कई बार ऐसे भी आ जाता है, कंटिन्यूअस एट रियल माइनस जेड, रियल माइनस जेड पे कंटिन्यूअस होता है, यानी इंटीजर्स पे डिसकंटिन्यूअस है ना। तो जब इंटीजर हटा दिए तो रियल माइनस जेड बचे, रियल माइनस जेड पे कंटिन्यूअस हो गया। पॉइंट नंबर 8, यहां पे हम लोग बात करने वाले हैं कंटिन्यूटी ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होता है? y इक्वल्स टू a टू द पावर x, दिस इज एक्सपोनेंशियल फंक्शन। इसका डेरिवेटिव भी बहुत करते हैं हम लोग। एक्सपोनेंशियल फंक्शन, इट इज कंटिन्यूअस एवरीवेयर, इट इज कंटिन्यूअस एवरीवेयर, बस इसके बारे में सोचना ही नहीं ज़्यादा। ये sin x और cos x की तरह सारी जगह कंटिन्यूअस होता है। और e की पावर x का ये ग्राफ मैं बना के दिखा देता हूँ, जो कि बेसिक है, क्योंकि प्रैक्टिस पेपर में ग्राफ से रिलेटेड, जैसे लोग का ग्राफ से रिलेटेड एक क्वेश्चन दिया हुआ, हम प्रैक्टिस पेपर यहाँ पे सोल्व भी करेंगे इस चैनल पे। तो y इक्वल्स टू e टू द पावर x का ग्राफ है, ये देखो, आप देख पा रहे हो कि ये सब जगह कंटिन्यूअस है। इसमें आप जो मर्जी x रख लो, डोमेन भी चेक करने की जरूरत नहीं है, इसका डोमेन रियल होता है।
आप जो मर्जी एक्स यहाँ पे रख सकते हो। तो ये कुछ पॉइंट्स थे कंटिन्यूटी से रिलेटेड, कहाँ कहाँ डिसकंटिन्यूटी आ सकती है। नेक्स्ट, अभी एक और बचा है स्टैंडर्ड लिमिट। स्टैंडर्ड लिमिट्स भी आपको लर्न होने चाहिए बेटा, क्योंकि कंटिन्यूटी में स्टैंडर्ड लिमिट के सवाल भी आने वाले टाइम में पूछे जा सकते हैं। स्टैंडर्ड लिमिट, स्टैंडर्ड लिमिट्स मैं कुछ लिखूंगा यहाँ पे, बहुत सारी हैं वैसे तो एक्सपेंशंस भी यूज़ होते हैं, साइन एक्स का, टैन एक्स का, बट थोड़ा लेवल उसका हाई हो जाता है, कॉम्पिटिटिव लेवल चले जाता है वो। इनफैक्ट सीबीएसई में भी बहुत सारी जगह पे ये सब चीज़ें पढ़ाई नहीं जाती है जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, जो कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। नंबर 1 स्टैंडर्ड लिमिट होगा लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 साइन एक्स बाई एक्स, ये 1 होता है। मेरे ख्याल से लगभग सभी बच्चों को पता होगा। इसको और कैसे लिख सकते हैं, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, एफ एक्स टेंडिंग टू 0 साइन एफ एक्स बाई एफ एक्स, ये भी 1 होता है। ठीक है, कहने का मतलब ये हुआ भाई अगर इधर x है तो इधर x चाहिए और वही टेंडिंग टू 0 होना चाहिए, एफ एक्स है तो एफ एक्स चाहिए। ये कई बार और देखो कैसे यूज होता है, क्वेश्चंस में कैसे यूज होता है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले इसका क्वेश्चन कराया भी था। मान लो यहाँ पे आपके सामने साइन स्क्वायर एक्स आ गया, फिर नीचे एक्स स्क्वायर चाहिए तो भी 1 है। अब मान लो आपके सामने आ गया लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 साइन क्यूब एक्स, नहीं 2x आ गया यहाँ पे, साइन क्यूब 2x है ना बेटा, तो नीचे 2x का क्यूब चाहिए, यानी 8x क्यूब होगा तो 1 बनेगा। ठीक है, ये ध्यान से समझ लेना, क्योंकि ये डायरेक्ट यूज नहीं होता, ये वाला यूज नहीं होता, ये यूज होंगे ऐसे ऐसे। मान लो साइन स्क्वायर 4x आ गया, साइन स्क्वायर 4x, तो नीचे 16x स्क्वायर चाहिएगा उस केस में। तो दिस इज फर्स्ट स्टैंडर्ड लिमिट। सेकंड पे बात करते हैं, इसी के जैसा है लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 tan x बाई एक्स भी 1 होता है। सिमिलरली फिर ये सारी चीजें उस केस में भी एप्लीकेबल है, tan स्क्वायर x बाई एक्स स्क्वायर होना चाहिए, tan क्यूब x बाई एक्स क्यूब होना चाहिए। नंबर 3 लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n अपॉन x माइनस a, ये n a टू द पावर n माइनस 1 होता है। ये थोड़ा यूनिक रिजल्ट है, अदरवाइज तो लगभग सारी ये कई बार सामने आ जाए तो हम सोल्व करके लिख देंगे और फिर अपना लिमिट। कंटिन्यूटी इज नथिंग बट 2 क्वेश्चंस ऑफ लिमिट्स, और +2 में बच्चों को लिमिट्स का कुछ भी नहीं पता होता, भूल चुके होते हैं, तो रिवाइज करना और रिकैप करना जरूरी है। जो भी स्टैंडर्ड लिमिट है बस हम लिख के आगे बढ़ेंगे, एक आधे क्वेश्चन में यूज करके दिखा दूंगा। लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 पे a टू द पावर x माइनस 1 अपॉन एक्स, ये ln a होता है बेटा, ln a। नंबर 5 लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 e टू द पावर x माइनस 1 बाई एक्स, ये 1 होता है, ये ln e होता है जो कि 1 बन जाता है। अब याद रखना, देखना क्वेश्चन में यूज करके दिखाऊंगा। 5 हो गए, n माइनस 1। नंबर 6 लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 ln 1 प्लस एक्स बाई एक्स, ये भी 1 होता है। अगर आप देखोगे तो मैक्सिमम लिमिट्स के आंसर सिर्फ 1 ही है, ध्यान से देख सकते हो आप, काफ़ी सारी लिमिट्स हैं जिनके आंसर सिर्फ और सिर्फ 1 बन रहे हैं। यहां तक लिखो पहले। स्टैंडर्ड लिमिट कई बार हमें बनाना, जनरेट भी करना पड़ता है क्वेश्चन में, कई बार डायरेक्ट नहीं दिया होता तो हमें खुद जनरेट करना पड़ता है फिर वो। एक आधा और देख लेता हूं मैं अगर बच गया तो। कई बार हमें खुद जनरेट करना पड़ता है, और कई बार एमसीक्यू में आपका क्वेश्चन बिल्कुल फंस जाए, भाई आपको पता ही नहीं चल रहा, कोई रास्ता ही नहीं पता चल रहा कि क्या करूं मैं, तो आप एल हॉस्पिटल लगा देना बेटा। व्हाट इज एल हॉस्पिटल रूल, ये बहुत काम करता है। ये बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में लिख देता हूं मैं आपको, कोई भी एक कंटिन्यूटी का क्वेश्चन होगा एक्चुअल में तो वो लिमिट का ही होता है। तो ऊपर का डेरिवेटिव ऊपर, ऊपर का डेरिवेटिव ऊपर कर देना, और नीचे का डेरिवेटिव नीचे, नीचे का डेरिवेटिव नीचे, ऊपर का ऊपर कर देना, नीचे का नीचे कर देना, और फिर लिमिट रख देना जो भी आपकी लिमिट हो, एक्सटेंडिंग टू 0 या एक्सटेंडिंग टू 1। कई बार बहुत बार क्वेश्चन इससे भी हमें सोल्व करना पड़ता है एंड में जब सारे रास्ते बंद हो जाते हैं तो। ठीक है, तो ये इतने स्टैंडर्ड लिमिट्स हैं जो बीच बीच में कहीं ना कहीं यूज हो सकते हैं। ठीक है, जैसे कि एक क्वेश्चन इसका करेंगे हम, अगर आप इस क्वेश्चन को देखोगे तो ये बिल्कुल परफेक्टली स्टैंडर्ड लिमिट का सवाल है। एफ एक्स इक्वल्स टू ई टू द पावर एक्स माइनस 1 अपॉन log 1 प्लस 2x गिवन है।
अगर x 0 नहीं है तो, और 0 पे वैल्यू दिया हुआ है 7। हमने बताना है f इज कंटिन्यूअस इफ f0 इज 2। भाई f0 अगर 2 होगा तो कंटिन्यूअस होगा। f इज कंटिन्यूअस, f कंटिन्यूअस ही है। f हैज इररिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी, ये मैंने आपको बताया था। इररिमूवेबल कब होता है? जब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों अनइक्वल आ जाते हैं, तो f हैज रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। तो इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसके अंदर रिमूवेबल इररिमूवेबल यूज हो रहा है और स्टैंडर्ड लिमिट भी लग रही है। तो हम इस लिमिट के सवाल को सोल्व करेंगे। बेसिकली मुझे सोल्व करना है लिमिट x टेंडिंग टू 0 e टू द पावर x माइनस 1 अपॉन log 1 प्लस 2x। मैं पहले इसको सोल्व करूंगा। देखो ये दिया तो है x टेंडिंग टू 0 ही तो है, नॉट इक्वल टू 0 मतलब 0 के आसपास है, x टेंडिंग टू 0, ये लिमिट का क्वेश्चन है एक। अब दो स्टैंडर्ड लिमिट हमने पढ़े हैं, पहला तो ये है, ध्यान से देखना बेटा, e टू द पावर x माइनस 1 अपॉन x, ये 1 होता है। दूसरा स्टैंडर्ड लिमिट है लिमिट x टेंडिंग टू 0 ln 1 प्लस x बाई x, ये भी 1 होता है। दोनों स्टैंडर्ड लिमिट है। अब इस पे लगा तो दे, लेकिन कुछ कुछ चीजें अधूरी हैं अभी यहाँ पे। इसको कैसे कंप्लीट करेंगे स्टैंडर्ड लिमिट के लिए? लिमिट x टेंडिंग टू 0 e टू द पावर x माइनस 1 को तो x चाहिए, उसको x दे दिया, और ये ln 1 प्लस 2x है ना, ये इसको चाहिए था 2x, तो 2x दे दिया इसको। तो बेसिकली हमने बस एक 2 यहाँ लगा लेते हैं। हमने किया क्या है, बस 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करें। अब अगर आप इसका वैल्यू देखोगे तो ये 1 है, और अगर आप इसका वैल्यू देखोगे तो ये भी 1 है। 1 का उल्टा, अगर आप 2x को नीचे ले जाओगे, स्टैंडर्ड लिमिट देखो ना, ये है ln ये रहा ln 1 प्लस एक्स बाई एक्स, कितना होता है? 1 होता है। 1 प्लस एक्स, ये डब्बा है, ये डब्बा है, जो भी ये है वो सेम नीचे होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे वही तो हुआ, देखो ध्यान से आप, 1 प्लस 2x था ना, तो 2x ही चाहिए था, तो 2x से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, ये 1 हो गया, ये भी 1 हो गया, तो बचा क्या? 1/2। बाकी तो लिमिट रखने की कोई जगह बची नहीं ना, तो इसका लिमिट का आंसर आ रहा है 1/2 0 पे। ये लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट दोनों है बेटा, क्योंकि हमने लिमिट ही सोल्व कर दी ना। अगर आप a माइनस एच ए प्लस एच से जाओगे तो सेम आंसर आएगा। तो इसका LHL और RHL दोनों का वैल्यू 1/2 है, लेकिन फंक्शन का वैल्यू 0 पे है 7, तो ये डिसकंटिन्यूअस तो है पक्का, क्योंकि भाई लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट तो दोनों सेम है, लेकिन फंक्शन का वैल्यू 0 पे कुछ हो रहा है। लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट दोनों इक्वल है, बट 0 पे वैल्यू कुछ डिफरेंट है। तो ये रिमूवेबल टाइप डिसकंटिन्यूटी है। मैंने आपको कहा था जब LHL RHL बिल्कुल ही अनइक्वल आ जाए, दैट इज इररिमूवेबल, उस डिसकंटिन्यूटी को आप रिमूव नहीं कर सकते। तो इसका ऑप्शन बनेगा F हैज रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी, यानी डी ऑप्शन। तो ये स्टैंडर्ड लिमिट का एक अच्छा क्वेश्चन है। एक स्टैंडर्ड लिमिट का हम पहले भी कर चुके हैं, ये साइन वाला क्वेश्चन। तब यहाँ पे थ्योरी इस चैप्टर की कुछ बची नहीं है, बल्कि मैंने आपको बहुत एक्स्ट्रा पढ़ा दिया है, कॉम्पिटेंसी बेस्ड, कॉम्पिटेंसी के हिसाब से काफ़ी सारी चीज़ें एक्स्ट्रा पढ़ा दी हैं आपको भी, जो एग्जाम में पूछी जा सकती है। अब हम इसके क्वेश्चंस करेंगे 1 बाय 1 करके। तो देखते हैं, ये भी एक स्टैंडर्ड लिमिट का सवाल है। फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ द फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 0। 0 पे कंटिन्यूअस है, तो 0 पे इस लिमिट को हम सोल्व कर देंगे। तो हमारा है लिमिट x टेंडिंग टू 0 साइन 5x बाई 3x है, लेकिन इसको चाहिए क्या? नीचे 5x होना चाहिए, तो 3 तो पहले से ही है, तो आप ना 5x ही बना दो, 3 तो पहले से ही था, 5 से ऊपर कर दो मल्टीप्लाई, तो ये तो हम इकट्ठा कर लेंगे, ठीक है भाई। प्लस में लिमिट x टेंडिंग टू 0 कोस x पे अलग से लगा दो। हमने क्या करा, इस पे लिमिट अलग अलग लगा दिया और पहले नंबर पे स्टैंडर्ड फॉर्मूला बना लिया, ठीक है। अब क्योंकि ये कंटिन्यूअस है, इसलिए लेफ्ट हैंड ये वैल्यू कितना आ रहा है, साइन x बाई एक्स, साइन 5x बाई 5x 1 हो जाएगा, तो ये बचा 5/3, और कोस 0 होता है 1। ये हमारा LHL और RHL दोनों है बेटा, लिमिट ही सोल्व कर दिया ना हमने, ये क्वेश्चन लिमिट का ही है, ठीक है, सोल्व कर दिया। 5/3 प्लस 1 तो कितना आया, 8/3, और क्योंकि ये फंक्शन कंटिन्यूअस है तो फंक्शन का वैल्यू 0 पे कितना है, k, तो LHL RHL और फंक्शन का वैल्यू 0 पे तीनों सेम होंगे, सो दिस इंप्लाइज दैट k का वैल्यू हमारा बन जाएगा 8/3। तो 8/3 हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है। सो दिस इज द फाइनल आंसर। आने वाले टाइम में आ सकता है, स्टैंडर्ड लिमिट अगर ना पता हो तो क्वेश्चन सोल्व नहीं हो सकता। a माइनस एच और a प्लस एच वाला जो मेथड है ना बेटा, वो तो आप पोलिनोमियल फंक्शंस में लगा लेना, लेकिन पोलिनोमियल फंक्शन आने के चांसेस कम है, स्टैंडर्ड लिमिट के ज़्यादा आ सकते हैं। ये देखते हैं,
डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का सवाल है। मोड एक्स प्लस मोड ऑफ एक्स माइनस वन, मैंने इसके बारे में आपको बताया था, कितने भी मोड आ जाए लाइन में प्लस में या माइनस में तो ये हमेशा कंटिन्यूअस होता है, कंटिन्यूअस ऑलवेज। बट डिस्कस करने को बोला तो कई बार ये सेम क्वेश्चन 3 नंबर में भी आ सकता है। अगर 1 नंबर में आए तो आपने सीधा याद रखना है कंटिन्यूअस एवरीवेयर, आप जो मर्जी एक्स रख लो ये हमेशा कंटिन्यूअस होगा। इसका बोट टाइप ग्राफ बनेगा, इसका अगर आप कहोगे तो मैं आपको ग्राफ भी बना के दिखा सकता हूं, लेकिन अभी हम इसको रीडिफाइन करके जाएंगे। इस तरह के फंक्शन को रीडिफाइन करना आज सीख लेना आप। एक्स इक्वल्स टू 1 पे इसका कंटिन्यूटी चेक करना है। हमारा जो फंक्शन है वो मोड एक्स प्लस मोड ऑफ एक्स माइनस वन है। पहले आपने यहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट्स लिखने हैं इसके, इसको जीरो करेंगे तो जीरो आता है, इसको जीरो करेंगे तो 1 आता है। सबसे पहले इस जगह की बात करेंगे हम जहाँ पे एक्स है जीरो से छोटा। देखो ध्यान से देखते जाना, इसके टोटल 3 डेफिनेशन बनेंगे जब एक्स जीरो से छोटा है। जब एक्स जीरो से छोटा है तो वो जीरो का भी लेफ्ट है 1 का भी लेफ्ट है। जब एक्स जीरो से छोटा है जीरो का भी लेफ्ट है और 1 का भी लेफ्ट है, तो दोनों नेगेटिव खुलेंगे यहाँ पे, माइनस एक्स और माइनस ऑफ एक्स माइनस वन। फिर आ जाते हैं हम लोग बीच में, जब एक्स जीरो से बड़ा और इक्वल है 1 से छोटा और इक्वल है, यानी इस जगह पे ये जीरो वाले का तो राइट है तो वो प्लस खुलेगा, और 1 वाले का माइनस है तो माइनस में x माइनस 1 हो जाएगा। अब हम चलते हैं 1 से बड़े पे, ये दोनों का ही राइट है, 1 का जो राइट है वो 0 का भी राइट है, 1 का भी राइट है। यहाँ पे दोनों पॉजिटिव, पॉजिटिव खुलने का मतलब होता है एज इट इज खुल जाएंगे। थोड़ा सा और सोल्व करते हैं, हमारा फंक्शन तो रीडिफाइन हो गया, बस फिर इसका कंटिन्यूटी चेक कर देंगे। वैसे हमें ऑलरेडी आंसर पता है, हमें इतनी नॉलेज है भाई, अगर मॉडुलस फंक्शन कितने भी लिखे आ जाए लाइन में, सर ने बताया था हमेशा कंटिन्यूअस होता है, लेकिन ये नॉन डिफरेंशिएबल होता है एग्जैक्टली 2 पॉइंट्स पे, वो मैं डिफरेंशिएबिलिटी में डिस्कस करूंगा आपके साथ। तो पहला देखते हैं क्या बन गया, माइनस एक्स प्लस 1, तो माइनस 2x प्लस 1, इट इज माइनस 2x प्लस 1 जब x का वैल्यू 0 से स्मॉलर है। आगे बन रहा है x माइनस एक्स प्लस 1, ये सिर्फ 1 बन रहा है, 1 वैल्यू है जब x 0 से बड़ा और इक्वल 1 से छोटा और इक्वल है। आगे है 2x माइनस 1, 2x माइनस 1 वैल्यू है जब x 1 से ग्रेटर है। तो दिस इज आर रिक्वायर्ड फंक्शन। हमारा फंक्शन क्या है, हमारा फंक्शन बन गया ये, ठीक है। तो ये हमारा फाइनल फंक्शन ऐसा दिख रहा है। व्हाट आर द पॉसिबल पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, पॉसिबल पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी में बी, देखो जहां डेफिनेशन बदल रहा है, एक तो 0 है और एक 1 है, इन्हीं पे पॉसिबल पॉइंट ऑफ, इन्हीं पे डिसकंटिन्यूटी आ सकती है। कहां कहां आ सकती है, 0 और, तो समझ रहे हैं ध्यान से, ठीक है। फिर ठीक, डिसकंटिन्यूटी कहां कहां आ सकती है, 0 पे और 1 पे। तो पहले 0 पे चेक करेंगे, एट एक्स इक्वल्स टू 0, हरकतें ठीक नहीं है इसकी, एट एक्स इक्वल्स टू 0, 0 पे चेक करेंगे। 0 पे पहले LHL निकालते हैं, वही ऐसे पोलिनोमियल में तो आप a माइनस एच ए प्लस एच से चला जाया करो। लिमिट LHL का फॉर्मूला होता है लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 0 माइनस एच a माइनस एच, तो इसमें रखा जाएगा, तो -2 इंटू 0 माइनस एच यानी माइनस एच और +1, जब h 0 रखेंगे तो 1 आ जाएगा। RHL 0 की बात हो रही है, लिमिट h टेंडिंग टू 0 ये बनेगा f ऑफ 0 प्लस एच, लेकिन ये रखा जाएगा इधर 1 में, तो इधर रखने का कोई x है ही नहीं, 0 के राइट में 1 है ना डेफिनेशन, तो ये 1 ही रहेगा। तो RHL आ गया 1। तो 0 पे तो ये कंटिन्यूअस है, और 0 पे वैल्यू भी 1 है, इट इज कंटिन्यू। अरे जब सारी जगह कंटिन्यूअस है तो 0 पे भी कंटिन्यूअस ही आएगा ना। अब चेक करते हैं 1 पे, 1 पे आप खुद चेक कर लेना, 1 के लेफ्ट में ये वाला डेफिनेशन ले लेना, 1 ही है, और राइट में ये वाला ले लेना, और राइट में 1 प्लस एच रखोगे, एच 0 रखोगे तो वो भी 1 आएगा। तो इट इज कंटिन्यूअस एवरीवेयर, सो कंटिन्यूअस एट 0। ये तो हमने एक तरह से फॉर्मेलिटी करके दिखाया, भाई सब्जेक्टिव टाइप में लिखना ही पड़ेगा, CBSE में अगर नंबर चाहिए तो हमें इतना लिखना ही पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, ये अच्छा क्वेश्चन है, इस पे स्टैंडर्ड लिमिट प्लस रैशनलाइजेशन, मतलब बढ़िया क्वेश्चन है। देखते हैं fx का वैल्यू ये गिवन है और a गिवन है जब x 0 है, जब x 0 से स्मॉलर है तो ये गिवन है, और जब x 0 से ग्रेटर है तो गिवन है। इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 0, फाइंड द वैल्यू ऑफ a। ये 0 पे कंटिन्यूअस है तो 0 पे इसका LHL और 0 पे इसका RHL दोनों सेम होंगे। तो पहले लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं इसका, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 0 माइनस एच, तो 1 माइनस कोस ऑफ 4 0 माइनस एच अपॉन 0 माइनस एच का स्क्वायर। तो बेसिकली ये बन गया लिमिट h टेंडिंग टू 0
1 माइनस कोस 4h अपॉन एच स्क्वायर। 1 माइनस कोस 2x का फॉर्मूला क्या होता है? 1 माइनस कोस 2x इज 2 साइन स्क्वायर x। 2 साइन स्क्वायर x होता है 1 माइनस कोस 2x का फॉर्मूला। ये बन जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 2 साइन स्क्वायर 2h, और नीचे h स्क्वायर है। लेकिन मैंने बोला था अगर साइन स्क्वायर 2h आ गया तो नीचे 4h स्क्वायर लगेगा, तो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 से इधर डिवाइड कर देंगे। तब आप इसमें से देखोगे h टेंडिंग टू 0 पे ये तो बन गया स्टैंडर्ड लिमिट यानी 1 हो गया, तो लेफ्ट हैंड लिमिट का आंसर आ रहा है 8। लेट अस सोल्व राइट हैंड लिमिट। अब जब इस तरह का क्वेश्चन आ जाए तो कैसे सोल्व करें? राइट हैंड लिमिट हमारा बनेगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 0 प्लस h यानी h हो जाएगा, और ये अंडर रूट ऑफ 16 प्लस रूट h और -4। एक चीज और मैं आपको बता दूं, अगर h में ना भी ले जाके सोल्व करोगे ना तब भी कोई दिक्कत नहीं है। आप LHL में सिर्फ x की फॉर्म में ही सोल्व कर लो, आप RHL में सिर्फ x की फॉर्म में ही सोल्व कर लो। h से दिखाना तो सिर्फ एक दिखावा ही होता है, वो सिर्फ आप पोलिनोमियल फंक्शंस में यूज कर लिया करो, आपके मार्क्स बिल्कुल नहीं कटेंगे। पोलिनोमियल कैसे? जैसे कि 2x प्लस 1, 2x माइनस 1, इनमें भी लिख के दिखाना होता है, इसलिए हमें h में ले जाना पड़ता है ताकि आधी शीट तो कम से कम भर जाए, और कुछ नहीं है। यहाँ पे देखो और कुछ है ही नहीं, इसमें आप सीधा x में भी सोल्व कर सकते हो। तो इसको क्या करें? इसको रैशनलाइज करना पड़ेगा। अभी h अगर आप 0 रख रहे हो तो यहाँ पे ये 0/0 फॉर्म बन रहा है, दिस इज 0/0 फॉर्म। तो 0/0 फॉर्म को सोल्व करने के लिए या तो आप एल हॉस्पिटल भी लगा सकते हो, एल हॉस्पिटल में डेरिवेटिव करना पड़ेगा ऊपर नीचे, नहीं तो फिर हम इसको रैशनलाइज करके सोल्व कर लेंगे। दिस इज नथिंग बट 2 क्वेश्चंस ऑफ लिमिट्स। एक लिमिट्स के 2 सवाल है, एक इधर लिखा हुआ है नीचे, एक ऊपर लिखा हुआ। रैशनलाइज करते हैं इसको। लिमिट h टेंडिंग टू 0 रूट h एज इट इज डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ 16 प्लस रूट h माइनस 4 इंटू अंडर रूट ऑफ 16 प्लस रूट h प्लस 4 आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ 16 प्लस रूट h प्लस 4 आ जाएगा। जब भी ऐसा क्वेश्चन दिखे रैशनलाइज कर दिया करो। आगे देखते हैं, ऊपर से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो अभी एज इट इज रहेगा, तो रूट h और इनटू में रूट 16 प्लस रूट h एंड प्लस 4, सिर्फ मल्टीप्लिकेशन में लिखा है मैंने। डिवाइड में आ जाओ, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगेगा जब 16 प्लस रूट h एंड माइनस 16, डिनोमिनेटर में ये बनेगा। ठीक है, तो ये 16 से 16 कट जाएगा। जब 16 कट जाएगा तो फिर बाद में अगले स्टेप में रूट h कैंसिल हो जाएगा, जो बाहर बैठा है ऊपर रूट h कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो गया, तो बचा ये, इसमें h 0 रख दो, तो रूट ऑफ 16 एंड प्लस 4, तो ये 8 आ जाएगा। वैसे जरूरी नहीं था कि हम RHL को यहाँ पे सोल्व करें, नहीं भी सोल्व करते तब भी हमारा क्वेश्चन सोल्व हो जाता, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट भी तो फंक्शन का वैल्यू 0 पे बराबर होगा। तो तब भी मैंने मान लो कभी कभार दोनों ही बोले कि प्रूव करके भी दिखाऊं, तो इसलिए इस तरह के क्वेश्चन में आप रैशनलाइज कर लेना, फिर बाद में लिमिट रखना। तो दोनों 8 आ रहे हैं, तो a का वैल्यू इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 8। आंसर इज 8। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट अस सी, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। फाइंड द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन f। तो हम पहले यहां पे लिखेंगे पॉसिबल पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी r, पॉसिबल पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी r वो हो सकते हैं -3 एंड 3, -3 एंड 3। अदरवाइज ये कंटिन्यूअस है। अगर आप x -3 से छोटे की बात करोगे तो कंटिन्यूअस है, -3 और 3 के बीच की बात करोगे तो भी कंटिन्यूअस है, और जब x 3 से ग्रेटर होगा तो भी कंटिन्यूअस है। पॉसिबल पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी हो सकते हैं -3 एंड 3। तो सबसे पहले चेक करेंगे एट x इक्वल्स टू -3, एट x इक्वल्स टू -3। लेफ्ट हैंड लिमिट का क्या फॉर्मूला है? लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ a माइनस h, यानी -3 माइनस h हो जाएगा। रखेंगे कहां पे? ऊपर वाले फंक्शन में, तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 मोड ऑफ -3 माइनस h एंड प्लस 3, तो ये 6 आ रहा है। इसी पे RHL निकालते हैं। लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ -3 प्लस h। देखो a का वैल्यू है -3, तो लेफ्ट हैंड लिमिट होगा a माइनस h यानी -3 माइनस h, और राइट हैंड लिमिट होगा a प्लस h यानी -3 प्लस h। तो ये रख देंगे दूसरे फंक्शन में। लिमिट h टेंडिंग टू 0 -2 इंटू -3 प्लस h, तो ये बन जाएगा 6 माइनस 2h। लिमिट h टेंडिंग टू 0 इट इज 6 माइनस 2h, और ये भी कितना आ रहा है? 6 आ रहा है। और वैसे भी अगर आप -3 रख के देखोगे तो भी 6 ही आ रहा है। f ऑफ -3 यहाँ पे लिखता हूं मैं, f ऑफ -3 भी कितना है? 6 है। सो कंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू -3। सो फंक्शन इज कंटिन्यूअस
सो फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू -3। अब चेक करते हैं कहाँ पे, कौन सा पॉइंट है, 3 पे। एट x इक्वल्स टू 3 लेट अस फाइंड लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट विल बी लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 3 माइनस h। 3 माइनस h कहाँ रखेंगे, बीच वाले फंक्शन में, तो बन जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0। देखो जहाँ पे h -3 से छोटा है तो ये वाला फंक्शन है, -2 इंटू 3 माइनस h, ये आ रहा है -6। कितना आ रहा है, -6 आ रहा है। राइट हैंड लिमिट निकालते हैं। राइट हैंड लिमिट बनेगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 3 प्लस h। 3 प्लस h रखा जाएगा, 3 का राइट में ये वाला फंक्शन यूज हो रहा है, तो 6 इंटू 3 प्लस h एंड +2, तो ये आ रहा है 18 +2 20। तो यहां पे LHL और RHL इक्वल नहीं है, तो डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 3। डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 3। x इक्वल्स टू 3 पे डिसकंटिन्यूअस है, बट कंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू -3। एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। तो जब इस तरह के अलजेब्राइक फंक्शन आए मोड x वाले या ऐसे, तो आप उस केस में लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट का कंसेप्ट लगा सकते हो, और ये दोनों भी एनसीईआरटी के ही क्वेश्चन हैं। ये तो आप खुद ट्राई कर लेना, ट्राई योरसेल्फ। एग्जैक्ट एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, अननोन वैल्यू वाले मैंने करवाने थे। ये लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। इस तरह का क्वेश्चन बड़ा आसान होता है, अगर एग्जाम में आ जाए तो बड़ी अच्छी बात है। क्वेश्चन क्या कहता है, इफ द फंक्शन एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 1, x इक्वल्स टू 1 पे ये कंटिन्यूअस है, फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। 1 पे कंटिन्यूअस है तो 1 पे इसका लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन का वैल्यू 1 पे, तीनों ही सेम होंगे क्योंकि 1 पे क्या है, फंक्शन कंटिन्यूअस है। लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ a माइनस h होता है तो 1 माइनस h हो जाएगा। रखे कहाँ पे, नीचे वाले फंक्शन में, यहाँ पे 5a इंटू 1 माइनस h माइनस 2b एंड लिमिट इज h टेंडिंग टू 0, सो दिस इज नथिंग बट 5a माइनस 2b। h 0 रख दिया। राइट हैंड लिमिट, और ये 5a माइनस 2b 11 के इक्वल होगा बेटा, दिस इज नथिंग बट आर इक्वेशन नंबर 1। 11 के इक्वल क्यों होगा, क्योंकि 1 पे वैल्यू इक्वल है। लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, अब निकालते हैं राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट क्या बनेगा, h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 1 प्लस h, और 1 प्लस h आप कौन से फंक्शन में रखोगे, ऊपर वाले में, क्योंकि x 1 से ग्रेटर देखोगे तो आप इधर है। 3a इंटू 1 प्लस h प्लस b, तो ये आ रहा है 3a प्लस b, और इसका वैल्यू भी 11 है। दिस इज नथिंग बट इक्वेशन नंबर 2। इन दोनों इक्वेशंस को एलिमिनेशन से सोल्व कर देंगे। यहाँ पे देखो b का कोएफिशिएंट 1 है, ऊपर 2 है, तो नीचे वाले को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो बन जाएगा 6a प्लस 2b इक्वल्स टू 22। ऊपर वाला इक्वेशन 5a माइनस 2b इक्वल्स टू 11, माइनस हो जाएगा, कैंसिल। 6a प्लस 5a 11a, और उधर बन रहा है 33, सो a इज 3। अगर a का वैल्यू 3 है तो वापस इसको कहाँ रखें कि b आ जाए, इसमें रख देते हैं 9 प्लस b इक्वल्स टू 11 एंड b इक्वल्स टू 2। सो a का वैल्यू 3 है और b का वैल्यू 2 है। थैंक यू सो मच।